हमारा लाइफ में मोमेंट ऐसा नहीं ख्याल, हम सब तो रहे तो बियाह हो गई, अब 15 20 18 साल का तो लड़का हो गई, अब हमारा उम्र आयल बा ये सब करेगा, तो हम अब ट्राई करम तो नेक्स्ट इंटरव्यू हुई तो बताएं। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इंटरव्यू की श्रृंखला में एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा, एक बेहतरीन नायिका से आपको रूबरू कराएंगे जो भोजपुरी फिल्म में अपनी एक पहचान रखती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम लोग उनसे रूबरू कराते हैं रिंकू भारती जी का। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच। और इस चैनल के माध्यम से जो भी इस टाइम मुझे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम, और जितना भी हमारा यूपी बिहार के लोग वाले लोग गोड़ लगाता नहीं। तो मैम हम लोग सीधे आते हैं सवालों की श्रृंखला पे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका जो है व्यक्तिगत जो है संक्षिप्त जीवन परिचय कि कहाँ से आप बिलोंग करती हैं और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बेसिकली सिवान बिहार के रहने वाली हूँ और एक किसान की लड़की हूँ। अच्छा। 5 बहनें हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। तो सिवान के यहीं बस्ती में अभी शूट हो रहा है, यहाँ पे भोजपुरी फिल्म के यहाँ पे हैं और सिवान बिहार से हैं जी। मैम जैसे आपने बताया कि पिताजी कृषक हैं, तो मतलब इस फिल्मों की तरफ रुझान कैसे हो पाया, और एक किसान की अगर हम बात करें तो होता है थोड़ा सा कि मध्यम वर्गीय परिवार है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है। तो रिंकू भारती ने जो ये सफ़र तय किया है यहाँ तक का, उसमें क्या क्या अड़चनें आई, क्या दुश्वारियाँ रहीं, कैसे कैसे आपने संघर्षों को झेला? देखिए, बिहार के जितने भी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में जाना या एक्टिंग के क्षेत्र में जाना, हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है। और जो कुछ भी मुझे मिला है ये इसको लक नहीं मानती मैं जी। इसके पीछे सिर्फ मेरा संघर्ष है जी, आपकी मेहनत है जी हाँ। और फैमिली का सपोर्ट रहा है और आज भी है। लेकिन ये बचपन से मुझे डांसिंग और सिंगिंग का ज़्यादा शौक था। अच्छा। बचपन में बहुत मतलब नाचती थी और उसके लिए बहुत पिटाई भी होता था, और चाचा जी मारते थे, मेरे भैया, ये सब लोग मारते थे। और क्यों मारते थे इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी। अच्छा। तो हर माँ बाप, भाई, चाचा जो भी लोग हैं वो चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, है ना, एजुकेटेड हैं, अच्छे जॉब करें, पढ़ाई को हाँ ज़्यादा। तो वो गलत नहीं थे, वो सही थे। बट मैं भी गलत नहीं थी, नाचते नाचते यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, उस पैशन को आपने पूरा भी किया। तो सपोर्ट हमेशा रहा है। लेकिन बचपन में ये नहीं था कि मुझे जाना है, हीरोइन बनना है या डांसर बनना है या एक्टिंग करना है, कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं था। ऐसे करते करते बचपन से पढ़ाई करे, बहुत कम पढ़ाई हुआ, कम एज में शादी हो गई, ससुराल चली गई, फिर फैमिली बेबी हो गया, उसकी परवरिश। 2013 में ऑडिशन दी मैं। अच्छा। एक चैनल है भोजपुरी महुआ, तो उसमें भौजी नंबर 1 का ऑडिशन चल रहा था, वही ऑडिशन दी, वहाँ सिलेक्शन हुआ और वहीं से करियर की शुरुआत हुई। फिर बीच में गैप हो गया मेरा, आपका 14 और 15 2 साल। अच्छा। ठीक है। उसके बाद से क्योंकि जॉब करती थी तो वो नहीं हो पाया, वो रियलिटी शो था, सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहीं से मुझे मतलब एक रास्ता दिखा, कॉन्टेक्ट्स बने कि कैसे ऑडिशन देते हैं, क्या करते हैं। तो वो जो 15 से 16 17 ये 2 साल में मुझे ऑडिशन देती रही, तो मुझे पहला एक मतलब सीरियल मिला, उसको क्राइम शो ही कहेंगे, सनसनी, एबीपी न्यूज़ के लिए। तो उसमें लीड कैरेक्टर मिला। जो मैं करने गई जब शूट, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा इश्यू हो गया डिक्शन को लेके। तो वहाँ पे जो मेरे साथ मेरे अपोजिट जो कर रहे थे, राजीव शर्मा जी नाम के हैं, बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं वो। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि रिंकू जी, अगर आपको सीरियल करना है और इंडस्ट्री में अच्छा काम करना है तो आप थिएटर कीजिए, थोड़ा सा खुद पे वर्कआउट कीजिए। और उन्होंने यही सजेस्ट किया और फिर मैं उस पर चलना स्टार्ट की, थिएटर सर्च करने लगी, मुझे थिएटर भी मिला। मैं दिल्ली थिएटर की शंकर मार्केट में, डायरेक्टर थे राजेश दुआ सर, 1.5 साल की कंटिन्यू थिएटर। उसके बाद से चीज़ें होने लगी धीरे धीरे। फिर ऐसा टाइम एक दौर आया कि मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे मुंबई जाना है या बिहार जाना है या दिल्ली में ही नौकरी करनी है। तो इंटरेस्ट तो था ही और बढ़ गया था भौजी नंबर 1 सीजन 5 करने के बाद। तो मैं डिसाइड की कि चलती हूँ, मुंबई एक बार ट्राई करते हैं। तो 2018 में मुंबई आई जी। तो मतलब आपने जो है अपने हौसलों को जो है पंख दे दिया
और एक समय ऐसा आया कि आप जो है आसमान में उड़ने लगीं, सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगीं, और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मैम हम ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने बताया कि सीरियल से शुरुआत हुई और मूवीज़ भी मिली, तो हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पहली फिल्म में आपको कौन सा रोल मिला और पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? देखिए, मुंबई जाने के बाद वहाँ भी कैसे जाना है, कोई कांटेक्ट नहीं था। जी। दिल्ली में ही एक आर्टिस्ट है मोनिका मिश्रा, उनसे मैं कांटेक्ट की, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, तो क्या प्रोसेस है, कैसे रहना होता है वहाँ पे। उन्होंने बताया कि वहाँ पीजी है, 5 से 6 हज़ार आपको देना होगा, अगर इतना बजट है तो आप जा सकती हैं। जी। फिर उन्होंने एक नंबर दिया, फिर उस नंबर पे बात की, तो मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद वो लड़की मुझे कुछ समझाई कि ये आराम नगर है, यहाँ ऑडिशन देते हैं। जी। वो समझा के वो चली आई, उसी की जगह मैं शिफ्ट हुई। फिर वही ऑडिशन, इंट्रोडक्शन, यही पहला प्रोसेस तो यही होता जी, है जी। सीरियल का, मूवी का, तो ये जारी हो गया काम सारा। जी। फिर मुझे मुस्कान सीरियल मिला, उसमें टीचर का कैरेक्टर, बड़ी मुश्किल से वो भी मैं शूट की नए अच्छा। गांव में, बाप रे बहुत हालत ख़राब हो गई मेरी। जी। फिर इतना ज़्यादा डरी हुई थी, रात के 11 बजे कैसे वापस जाऊंगी, क्या कुछ। मुंबई शहर फर्स्ट टाइम आई थी, 23 दिन बाद मुझे वो काम मिल गया था, 2-4 दिन का था। जी। बहुत मुश्किल से की वो करने के बाद फिर मुझे भोजपुरी फिल्म मिली, जो डायरेक्टर ब्रजभूषण जी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो भी किसी और के थ्रू, इन्फिनिटी मॉल में। फिर उन्होंने कहा कि हम एक फ़िल्म करने जा रहे हैं, तो उसमें देखते हैं आपके लिए कुछ होता है। तो उसमें मैं सेकंड, एक तरह से देखा जाए तो सेकंड हीरोइन है, आदित्य मोहन जी उसमें हीरो है मेन लीड में, काजल यादव हीरोइन थी। जी। और 2 सॉन्ग था जिसमें काजल राघवानी जी की थी, आम्रपाली जी की थी। जी। तो अच्छी फिल्म थी, अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मैं काम की। और वो फिल्म करने के बाद फिर मुझे बॉलीवुड एक फिल्म मिली, जी। वन डे, अच्छा। जो ईशा गुप्ता के अपोजिट वो करेक्टर था, सब इंस्पेक्टर ने का। जी। तो ये, तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई तो वो 3 महीने रही, 3 महीने की सोच के चली थी कि मुझे 3 महीने रहना। अगस्त में आई थी, 5 अगस्त को, और फिर मुझे छठ पूजा में वापस आना था, क्योंकि मैं हर एक साल छठ पूजा करती हूँ तो जी। आती हूँ। तो 3 महीने के लिए गई थी घूमने के लिए, वो बजट उतना ही बना के 20-30 हज़ार रुपया था। मैं जल्दी निकल के चलो घूम के आते। घर वालों ने ये कहा कि टेंशन मत लो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जी। तुम बस ये जाओ कि घूमने के लिए जा रहे हो। जी। तो फिर अच्छा काम मिलने लगा मुझे, वनडे में भी अच्छा पैसा मिला, 7 हज़ार पर डे का मिल रहा था, 5-6 दिन का करेक्टर मिला, काम की सीरियल भी मिल गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब काम मिलने जी। लगा। मैं जैसे पैसा क्या होता है ना, कोई भी कलाकार है मुंबई में अगर, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत बिल्कुल, इशू होता है। जी। तो अब जब पैसा आने लगता है, इनकम सर्वाइव के लिए, तो जी। एक हिम्मत हाँ, मिलती है एक कि हिम्मत नहीं, हम मिलती है। टिक सकते हैं जी। और कुछ दिन जी। तक। तो वही चीज़ है। फिर मैं वापस आई छठ पूजा में यहाँ घर, फिर वापस मुंबई गई। तो फिर जो झटका लगने लगा, काम ही नहीं मिल रहा है, दे अच्छा। ऑडिशन देना, नॉट फेट, यहाँ वहाँ, भोजपुरी भी, इवन भोजपुरी भी नहीं मिल रही मुझे तो। अच्छा। जबकि मैं एकदम मुझों पे ताव, जो कहते हैं ना, फिर जी। गया, जी। अरे भोजपुरी में तो मुझे कोई रिजेक्ट ही नहीं कर पूरे सकता फॉर्म में। क्योंकि मैं भोजपुरी भाषा जो है वो मैं बहुत ज़बरदस्त बोलती हूँ। जी। तो वो आपका प्योर, नेटिव प्लेस रहा है जी बिहार हाँ, तो। जी। भोजपुरी मेरी बहुत अच्छी है, और जी। जितनी भी फिल्में मिली हैं उसी के दम पे मिली हैं। जी। मेरा ना तो कोई गॉड फादर है इंडस्ट्री में, ना तो मेरा इतना फाइनेंशियली है कि मैं किसी को दे के वो कर लूँ। मैं किसी प्रकार से कोई मुझे सपोर्ट मिला ही नहीं है। जी। जी। कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं रिंकू को सपोर्ट किया हूँ, तो 2-4 पैसे दिया हूँ या जी। उसको प्रोजेक्ट दिया हूँ, हम्म। कोई नहीं बोल सकता। जी। जो भी लिया है अपने रिस्क पे लिया है, और ये देख के लिया है कि चलो इसको भोजपुरी आती है। जी। और करेक्टर रोल करती हूँ, भाभी हो गया, बहन हो गया, जी। मैं करने को तो हर करेक्टर कर सकती हूँ जैसा जैसा है, लेकिन थोड़ा सा लीड में भी आता है छोटी छोटी फिल्मों में, जी। तो थोड़ा सा नर्वस रहती हूँ रोमांटिक सीन में, तो अच्छा। अच्छा। इसलिए हो नहीं पाता। हाँ, इसलिए करेक्टर ही करती मैम अभी आपने बताया कि भाभी के करेक्टर में बड़ी ही फेमस हैं आप, तो मतलब इसके पीछे का क्या कंसेप्ट रहा है कि इसकी तरफ आपका रुझान हुआ कि नहीं भाभी ही बनना है, या फिर दर्शक आपको भाभी के रूप में पसंद करने लगे तो फिर आपने सोचा कि क्यों ना भाभी के ही करेक्टर में अपने आप को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए? क्या इसके पीछे राज रहा है? देखिए, मेरे गांव में ही, मेरे घर में भी सब लोग गांव के ही रहने वाले हैं, उसी धरती पे जन्म लिए जी। जी। और पले बड़े। लेकिन मैं हमेशा अपनी भाषा से, मुझे लगा बहुत ज़्यादा मुझे अटैचमेंट रहा है, कभी मैं दूर नहीं हुई। और बहुत डिपिकल स्टाइल में गांव में जाती हूँ तो कोई यही नहीं समझ, घर वाले शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार ये तो लग ही नहीं रहा कि हीरोइन है काम है, मेरे ससुराल में भी बोलते हैं सब जी। लोग। तो ये क्या है कि वो प्योर जो एक होता है ना कि गांव की जो औरतें होती हैं, जब मैं उस गेटअप में आती हूँ या मैं वो चीज़ हूँ, आप मेरा ऐसा है कि आप किसी भी करेक्टर में मुझे ढाल सकते हैं।
हर कॉस्ट्यूम में, हाँ। वर्सेटाइल। आप खाकी में वर्दी में देखेंगे तो लगेगा हाँ इंस्पेक्टर नहीं है। जी आप सूट सलवार में देखेंगे तो कई लोग कहते हैं कि हरियाणी में लगती है, तो कभी पंजाबन लगती जी है। जी और जी। जब मैं ऐसे कपड़े में आती हूँ तो लगता है कि मेरे से दुखी और भिखारी लोग कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो सारा, और जब मैं अपने कल्चर में आती हूँ भोजपुरी गेटअप जी में, जो साड़ी सीधा और जी जी उल्टा पल्लू, जी पीला वाला जो सिंदूर जी और बिंदी, तो एकदम मत पूछिए, एकदम लागे लागे गाँव के कोनो भौजाई है। जी आ बोली वैसने बा, जी मार बढ़नी तो है ऐसन हो गए तो जी बढ़नी मरनतिया, महंगाई कितना हो गई बा। जी। कई गो हम वीडियो बनाओ तो ले छोट छोट, हम्म। है नो, हमेशा हमारा आलू वाला एगो वीडियो बहुत वायरल भइल। हम्म। तो ई हम सब अपने आपे घर में करके हम वायरल कर बनी, तब लोग के पता चल बा कि हाँ ये भोजपुरी अच्छा बिल्कुल। बोले लड़की। जी। वही से काम करल बा। लोग कहेला कि का फालतू वीडियो बनावलो, लोग खातिर लगेला, लेकिन हमरा उहे हमार उ सीढ़ी बा। हम्म। आज रउआ तक हम पहुँचल बनी बिल्कुल। तो उहे वीडियो के माध्यम से पहुँचल बनी। जी कुछ भी उठाई ले, अचानक दिमाग में आवे लगे कॉन्सेप्ट, प्याज महंगा हो गल तो ओपर बनाते रही बढ़न मानी पियाजिया काहे इतना महंगा भइल बा रे। हम्म। हैं? हम्म। प्याज के महंगाई से तो मने हमारे एकदम मियाज हमारे एकदम जी गड़बड़ाई रहता। तो वो वीडियो हम बनौनी, हमेशा बनावत रही। अभियो आइल बनी गाँव तो एगो दूगो वीडियो बनाइए दिले। जी जी तो भोजपुरिया वही से लोग के पता चलल, जी रउआ होखी चाहे केहू होगा, वो जब हम सोशल मीडिया पर डाल दिले तो लोग देखे लगे हाँ अच्छा, तो भोजपुरी भाषा के वजह से। जी तो भौजी में फिट रहिले जी कहे का जी मतलब आ हमरा अच्छा खुद लागेला। जी जब हम वैसे रोल करी ले, वैसे करेक्टर करी ले, तो जब हमारे घर के लोग देखेला खुश होला तो हमरा खुशी मिलेला। तो हम कोशिश करी कि हम वही चीज़ करी जब हमारे गार्जियन देखो खुश बिल्कुल। रहो, जी आ हमहू कंफर्टेबल रही। बिल्कुल। आगे पूछी। जी तो मैम बहुत बढ़िया आपकी भोजपुरी लगी हमें, और प्योर भोजपुरी है, मीठी भोजपुरी है। मैम अभी आपने बताया कि परिवार और ससुराल दोनों का आपने जिक्र किया कि परिवार में भी तो एक एक बात जहन में उभरती है कि एक गृहिणी, मतलब एक अपने परिवार से उठ के ससुराल में जाती हैं, एक महिला है, वो कैसे मैनेज कर पाती है कि परिवार भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, ये कैसे संभव हो पाता है आपसे? देखिए मैं ऐसी हूँ कि जिस माहौल में मुझे रखा जाता है उसमें मैं ढल जाती हूँ। जी जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे फैमिली में हूँ कि अभी मैं कैमरे के सामने सबको बोल रही हूँ, हो सकता है कि इन सब शब्दों से ससुराल वालों को थोड़ा हर्ट भी होगी, ऐसे बोल रही है। मैं जो मेरा मायका है, जो मैं पली बड़ी जिन चीज़ों में, उससे थोड़ा सा लोअर था। अच्छा। फिर मैं वहाँ गई, उनके सांचे में ढल गई, बनाना खिलाना मस्त एकदम बिंदास, सब वो भी खुश कि कितना अच्छा भी, एकदम हंसत रहे, गावत रहे, जी नाचत रहे। तो ओजी गनी तो फिर उसमें मैं ढल गई। उसके बाद से फिर मैं दिल्ली गई हस्बैंड के साथ। जी दिल्ली गई तो फिर अब दिल्ली 1.5 साल तो बहुत परेशान रही यार, कौन से जंगल में, हरियाणवी क्षेत्र था, वहाँ का भाषा मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल मतलब एक गाय की तरह मैं थी, मुझे कुछ नहीं आता। आज मैं सोचती हूँ तो मैं टेंशन में आती है कि यार कैसे संभव हो गया। मतलब हस्बैंड चलते थे तो उनके पीछे पीछे मैं चलती थी, बस पे चढ़ने में पैर थरथराते, कैसे जाना है, कैसे मेट्रो में कैसे चढ़ना है, ये सारा तमाम चीज़ें। लेकिन मेरा ये हमेशा आज भी मैं सोचती हूँ कि जब सिटी में हम कहीं दिल्ली जैसे सिटी में हैं तो यहाँ रहने कुछ कुछ तो फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। अगर सिर्फ रोटी ही बनाना है, लोग खिलाना है, तो इससे अच्छा बेहतर है बिहारी चलो। यही डायलॉग्स में बोल देते हैं अपने परिवार वालों को। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि तो मैं धागा कटिंग शुरू की, फिर मैं सिलाई भी की, उसके बाद से फिर उससे भी नहीं हुआ तो मैं जॉब भी स्टार्ट की रिटेल में। अच्छा। हाँ, वो उससे भी मेरा नहीं हुआ, गरीबी तो थी ही, बेटा बीमार, ये वो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, यहाँ तक कि मेरा एक ऐसा वक्त आया था कि मेरे पास 5 रुपये नहीं थे कि मैं अपने बेटे को सॉक्स खरीद के पहना सकूँ। जो वो दिन देखे हैं हस्बैंड वाइफ को। हमारे पास बाइक वाइक था, सब बिक गया। वो इसलिए कि बेटा इतना सीरियस बीमार बचपन से ही हुआ तो बीमार, फिर बड़ा हुआ 3 महीने का हुआ तो बीमार, महंगे महंगे हॉस्पिटल, नीलकंठ हॉस्पिटल इतना बड़ा, वहाँ हमने एडमिट किया। तो ये सारी जो भगवान का दिया हुआ मुसीबतों से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित रही हूँ, और उसके वजह से मेरी गरीबी के थपेड़े सही मैं। तो हमेशा मैं कुछ ना कुछ, तब मुझे लगा कि अब जॉब करना चाहिए। जॉब भी करते करते एक टाइम आया, फिर एक बहुत बड़ा मतलब मेरी लाइफ में सैलाब आई, फिर डिसाइड करना पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे बेहतर यही इंडस्ट्री लगा जी। तो फिर मैं यहाँ आई। यहाँ भी कुछ नहीं आता, एक्टिंग नहीं आता, थिएटर सीखने की कोशिश की, उसके लिए पैसे नहीं है। राजीव चौक जाना है दिल्ली से, कैसे मेट्रो से मैं ट्रैवलिंग करूँगी, कैसे मैं, तो मेरा बहुत टाइम लगा इंडस्ट्री में। लोग कुछ भी आके बोल के चले जाते हैं, या कुछ की अरे इतने साल से ये, लेकिन उसके पीछे राज है। इस बोतल को आप डायरेक्ट उठा रहे हैं, मुझे इसके लिए पूरा परिक्रमा करके उठाना पड़ रहा है।
मैं जल्दी में इंटरव्यू बोलती नहीं, बोले तो इमोशनल हो जाती है। हर किसी के लाइफ में एक संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुझे लगता है कि मेरा भी जो संघर्ष है बहुत बड़े लेवल पे, जी तो उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और वही जॉब भी करने के लिए बोलते थे नहीं कम से कम +2 चाहिए तभी होगा, आपको गार्ड के भी नौकरी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी बहुत पापड़ बेली हूँ। मतलब इवन मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक दरवाजे पे अगर कोई कुत्ता बैठा होता है रोटी के लिए, उसको लोग भगाते हैं, भाषा में आ रहा है, दूर दूर हटा देते हैं, जी नहीं जाता है। जब तक आपको एक टुकड़ा नहीं डालेंगे वो बिल्कुल जाएगा नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने किस्मत से वैसे लड़के चीज़ें मांगती हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिलता था लेकिन फिर भी चक्कर काटती रहती थी जी बहुत रिज्यूम संघर्ष लेके। आपने किया। रिज्यूम लेकर चक्कर काटते होते, अब मुझे मिला 5,500 की सैलरी, मुझे जॉब भी मिली। ठीक है, उसके बाद से मुझे 10-12 हज़ार की भी नौकरी मिली। फिर मैं आप देखिए धीरे धीरे काम चीज़ों देखते हैं कि अच्छा लड़की सेल कर रही है, तो फिर मैं कॉस्मेटिक में भी गई, फेसेस कंपनी में। फिर लास्ट में वो जॉब छोड़ना पड़ा मुझे। जी तो अगर इंडस्ट्री में भी आई तो यहाँ भी वही, सिर्फ मुझे शौक था। डायरेक्टर हमारे थिएटर सर बोलते थे, जो थिएटर के डायरेक्टर थे, कि इसको सिर्फ शौक है, एक पैशन है। हाँ पैशन है, जी लेकिन आता कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर बहुत ऐसे चलना होता है, ऐसे जी बोलना होता है, मतलब ये चीज़ें पॉलिश किया बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बहुत। जी उसके वजह से मैं 2-4 शब्द बोलने लगी हिंदी और चीज़ों को सीखी। तो मेरे अंदर हमेशा ये रहता है, इंग्लिश भी इतना सारी चीज़ें हैं, सब मैं सीखती हूँ आज भी। व्हाट्सएप में कुछ वर्ड लिखना होता है उसको फिर रिपीट करती हूँ, जी टाइपिंग करती हूँ कुछ, उसको याद कर लेती हूँ। जी तो इस स्टेप से स्टडी कर रही जी। हूँ। और पढ़ाई के लिए मैं बोल दूँ दर्शकों से भी, मुझे पछतावा नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई। अच्छा और उसकी वजह से बहुत थपड़े सही। जी और मैं हमेशा जितने भी हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो अभी बच्चे जन्म ले रहे हैं, जी स्कूल जाने को तैयार हो रहे हैं, उनसे यही बोलूँगी कि बच्चों आप सब ज़रूर पढ़ो, क्योंकि एजुकेशन मास्टर। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर फील्ड के लिए। जी तो आप सब पढ़ो, क्योंकि इतना मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद इतना संघर्ष करना आसान नहीं है। हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप उस लाइन को शिकायत लगाएंगे कि वो तो बेकार था, जी जी मेरा काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक तो वैसे भी नॉर्मल जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भी पेशेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो यही सब है। मैम, संघर्षों की भट्टी में तब के एक व्यक्तित्व जो है वो आपका निखर गया। अभी हाल के समय में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर, जैसे अभी देखिए आप इंडस्ट्री, चाहे हम बॉलीवुड की बात कर लें या हॉलीवुड की बात कर लें या फिर अपने वहाँ की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जितनी भी, वहाँ पे वुमन ओरिएंटेड फिल्में कम बनती हैं, है ना। जैसे अगर सरकार बात कर, सरकार कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, बहुत से महिला सशक्तिकरण के लिए NGOs काम कर रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्में महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी कम क्यों बन रही हैं, और ये फ्लॉप क्यों हो रही हैं? जो भी बन रही हैं वो बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रही, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए मैं खुद चाहती हूँ कि जो महिला के ऊपर फिल्में बने। जी आजकल बहुत सारे ऐसे स्टोरी आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ बिजनेस के तौर पे लोग काम करते हैं, कॉमर्शियल फिल्मों पे हाँ। फोकस है। क्योंकि चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरी हो, कोई भी प्रोड्यूसर है 2 पैसा लगाता है, उसको चाहता है कि मैं 2 लगा रहा हूँ तो 3 आए। तो ये रीज़न है। और कई बार ऐसी फिल्में बनी भी है तो वो फ्लॉप रही हैं। जी तो वहाँ मुझे लगता है कि अपने ऑडियंस की गलती है। अगर इस टाइप की फिल्में बन रही है, कोई निर्माता तो सबको निर्देशक करना इतना चाहिए। मेहनत करके जी आपको कुछ दे रहा है जी बना के, जी। तो उसको आपको देखना चाहिए। हम्म। तभी तो उसका भी मनोबल बढ़ेगा और वो फिर कोशिश करेगा कि हम इससे बेहतर और भी अपने समाज सकते को हैं, एक अच्छी दे सकते फिल्म बना के दे। तो जी ये मुझे लगता है कि एक तो बता दिए कि पैसे के लिए लोग करता है, बिल्कुल। दूसरा कि हम जैसे जो दर्शक हैं जी, उनमें भी थोड़ा सा है, उनको दर्शकों को सपोर्ट कर मसाला पसंद है। जी। और उनकी चॉइस थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। आप देखो इतना मेहनत करके हम फिल्म बना रहे थे, आप उसको देखो, बिल्कुल। तभी तो हिम्मत बढ़ेगी। आप देखो कोई भी गाना आज बनता है अश्लील जैसे शब्द आज पूरा हाहाकार मचाया हुआ, अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, कुछ ऐसे गाने बनते हैं वो तुरंत टॉप हो जाता है, हिट हो जाता है। साफ सुथरा गाना है, उसका व्यू देखो जाके यूट्यूब एकदम पे जीरो रहता है। तो उस किसकी वजह से हो रहा है ये? जाहिर सी बात, ऑडियंस। मैं तो ऑडियंस का ही दोष दूंगी। जी प्लीज़ आप चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिए, अच्छी चीज़ें भी देखिए। जी जी। तो मैम, अभी सही आपने बोला कि अश्लीलता के बारे में अभी थोड़ा सा आपने मैं थोड़ा सा इग्नोर करना चाह रहा था इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपने छेड़ दिया है तो मैम अभी हम देखते हैं कि फिल्मों में उतनी अश्लीलता नहीं है जितनी अश्लीलता हम जो एल्बम्स देख रहे हैं उनमें आ रहे हैं, द्व्यर्थी संवाद, द्व्यर्थी गाने और वो फूहड़पन, भद्दगी।
कैसे इससे हम बच सकते हैं, और ये लिखने वाले लोग, इस पे काम करने वाले लोग, इनका हम कैसे बहिष्कार कर सकते हैं? देखिए वेब सीरीज आज देखिए एकता कपूर के हैं, देखने के लायक नहीं जी। है लेकिन बन रहे हैं, उनका बन चल रही रहा है है। टॉप पर। ऐसे हमारी भोजपुरी फिल्में देखिए, फिल्म के गाने उठा के देखिए एकदम साफ सुथरा आपको मिलेगा। आज आजकल मेरे घर में सब लोग देख रहे हैं। जी। और सबसे बड़ा मुझे लगता है जो मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से कि बी फॉर यू जो चैनल जब से लॉन्च हुआ है तब से फिल्में बहुत अच्छी आ रही हैं और घर में बैठ के देख रहे हैं। जब भी हाँ फैमिली और फिल्म है, गाने बहुत अच्छे अच्छे जो दो चार ये नए नए सिंगर आते हैं या थोड़ा पुराने सिंगर भी हैं, एल्बम में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है वहाँ पे है, उसके वजह से ये पूरा तहस नहस हुआ पड़ा। तो मैं दोष दूंगी एल्बम का, और पहले से सुधार हो रहा है जी। और सुधार हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी होती है। मैं जितने भी निर्माता निर्देशक या कोई हीरो कोई फिल्म आ रहा है मेरे कांटेक्ट में है तो मैं लिखती उखती नहीं, सीधे वॉइस एसएमएस के माध्यम से मैं कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि हाँ ये फिल्म देखी और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है। कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि हमारे समाज को एक साफ सुथरी फिल्म मिल रही है। मैं अपने जब मेरे पापा बहुत डेंजरस हैं, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं देखते, भाग जाते हैं। अगर हम उनके सामने देख रहे हैं तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और कुछ ना कुछ तो बदलाव हो रही। जी जी। तो ये चीज़ है, एल्बम के वजह से ज़्यादा है और सुधार हो रही है और होगी। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी पवन जी भी अच्छे अच्छे गाना कर रहे हैं, खेसारी जी के बहुत सारे गाने अच्छे होते हैं और जितने भी सिंगर हैं पहले से बहुत सुधार है और हर कोई कहीं ना कहीं अपने तरीके से लगा हुआ है कि हम इसको ठीक करें और हो भी रहा है। और मैं उम्मीद करूंगी कि जितने भी सिंगर हैं वो अच्छे अच्छे गाने गाएं, जितने राइटर हैं वो अच्छे अच्छे शब्दों से उसे लिखें। अरे इतने अच्छे अच्छे गाने होते हैं, इतने अच्छी चीज़ें हैं हमारे बिहार में, भोजपुरी का माटी में, उस चीज़ को आप पकड़ के लाइए, दिखाइए दर्शकों को। मैं यही उम्मीद करती हूँ जी। मैम थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत और कुछ फ़नी सवाल हम बात कर लेते हैं। जैसे मैम होता है सबकी लाइफ में एक आता है कि एक एज होती है, उसमें लोगों को प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। किसी को देखा तो वो बैकग्राउंड में गाना चलने लगता है, हवाएं चलने लगती हैं, और होता है ना कि देखे बहुत अच्छा लगा। तो कभी लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स आए क्या आपके? हमारा लाइफ में मोमेंट ऐसा नहीं ख्याल। हम सतम रहे तो बियाह हो गई, अब 15 20 18 साल का हो गई तो लड़का हो गई। अब हमारा उम्र आयल बाबा ये सब करेगा तो हम आप ट्राई करें तो नेक्स्ट इंटरव्यू हुई तो बताएं। तो मैम अभी कौन कौन सी आपकी फिल्में आने वाली हैं जिसमें आप काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी फिल्में जो रिलीज होने वाली हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखिए काजल फिल्म जो पहली फिल्म वो रिलीज़ हो गई, फिर मैं बी फॉर यू के लिए बैरी सिनुरवा फिल्म की थी वो भी रिलीज़ हो चुकी हैं, हो गई। लेकिन अभी भी 8 9 फिल्में हैं, जैसे कि दबंग दमाद जो हम लोग 2019 में शूट किए थे, तो पहले ही थोड़ा डिले हो गया था रिलीजिंग में, फिर कोरोना 1.5 साल ये लेके चला गया। फिर उसके बाद से मैं खेसारी जी के साथ शादी हो तो ऐसी फिल्म की, और वो भी फिल्म रिलीजिंग के लिए मैंने सब कुछ रेडी है, बस एक बार थिएटर स्टार्ट हो ताकि, क्योंकि वो थिएटर के लिए फिल्में बनी है, हम किसी चैनल पे और ऐसे जगह नहीं रिलीज़ कर सकते जो है। और उसके बाद से फिल्म पारो भी मैं की, उसमें भी बड़ा कैरेक्टर है। फिर मैं जय माँ विंध्यवासिनी फिल्म की, अंजना जी, अमरीश सिंह उसमें हीरो हैं, बेलू शंकर जी उसके डायरेक्टर हैं। वो भी फिल्म बहुत अच्छी, निगेटिव रोल है और मैं खुश हूँ वो कैरेक्टर करके। और मुझे बहुत बेसब्री से 2 फिल्मों के इंतज़ार हैं, शादी हो तो ऐसी और जय माँ विंध्यवासिनी। फिर मैं अभी दिसंबर में एक फिल्म की थी भौजी की बहनियाँ, तो उसमें सेकंड हीरोइन है देव सिंह के वाइफ का कैरेक्टर किया वहाँ पे, शादी वादी सब दिखाया है उसमें सीक्वेंस। वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। वो खुद इतना अच्छा कलाकार हैं, बहुत फिल्में किए हैं, लोग दर्शक बहुत चाहने वाले हैं उनके। तो उनके साथ पहले हम लोग एक ऑडियंस के तौर पे थे, मैं देखती थी, अवधेश सर हो गए, चाहिए लोग हैं भोजपुरी के सारे। आज उनके साथ उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्राउड फील होता है खुद पे भी कि चलो इतना संघर्ष की हूँ तो उस मुकाम तक पहुँची और आगे भी जाऊँगी अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो यही सारी चीज़ें हैं। मैम एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये उभरता है कि जैसे अभी फिल्मों में आप काम कर रही हैं, एज तो रुकती नहीं है, एज बढ़ती जाती है, तो आपका फोकस किस तरफ है कि क्या फिल्मों की संख्या बढ़ाई जाए यानी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, या क्वालिटी बेस जो फिल्में हैं वो की जाएं?
देखिए, मेरे ज़हन में हमेशा ये रहता है कि क्वांटिटी पे ध्यान ना दिया जाए, क्वालिटी पे दिया जाएगा। जी कि सबसे अच्छी फ़िल्में बने, या जी मैं भी चाहती हूँ कि अच्छी स्टोरी है, जी उस पे मैं काम करूँ, अच्छा करेक्टर करूँ, तो क्वालिटी पे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं या कोई और क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी आप सैकड़ों फ़िल्म बना लें, वो अच्छा ना हो, ना मज़ा आए, सब एक जैसे ही दिखे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जी। मैम, समाज में एक एक कुप्रथा है, आज की नहीं सदियों की है। हम लोग देखते आए हैं दहेज, जो बहुत बड़ा अभिशाप है। जी। और इस अभिशाप को वही समझ सकता है जिसके घर में बेटियां हों। मैम, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दहेज और बेटियां, इन सब से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ी हुई हूँ। जी मेरे खुद 5 बहनें हैं, मेरे पिता किसान हैं। तो जहाँ भी जाते हैं दहेज का तो होता ही जी डिमांड। इवन मेरे पापा मेरी शादी में जितना उस टाइम था दिए थे, थोड़ी बहुत पैसे कम हो गया था तो मेरे ससुर जी उठाकर पैसे फेंक दिए थे। हम्म। तो एक पिता पे ना एक मतलब क्या बोलूँ, पहाड़ टूटता है उस कितना वक्त। बर्डन होता है। कि एक तो अपना बेटी भी दे रहे हैं, जी ऊपर से अपना घर का सब कुछ बेच के उसको दे, मतलब दहेज में देना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अरे हमने बेटा को पढ़ाया है। जी तो तुम अपने बेटे को पढ़ाए हो ना, हम्म। क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने बेटे को अगर जब हमसे पैसे लेके, एक बेटी वाले से तुम पैसे लेके बोलते हो कि हमें बारात भी लेके आना है, तो तुम्हारे बेटे को गहने भी हम बनवाएंगे, तो तुम क्या कर रहे हो अपने बेटे के लिए और बिल्कुल। बहू के लिए? जी जब एक पिता ही, एक बेटिया ही पैसे, उसी के पैसे से उसके गहने भी तुम चढ़ावा में लेके जा रहे हो, हम्म। और उससे बैंड बाजा गाड़ी घोड़ा भी करके ले, तो तुम क्या कर रहे हो भाई? जी, वो भी तो तुम्हारी बहू लाखों है, रुपए के तुम्हारी पटाखे लक्ष्मी फोड़ रहे हैं है। उसी पैसे से। हाँ, तुम्हारी लक्ष्मी आ रही है तुम्हारे घर में, और बहू है, तुम्हारे बेटे की बहू है, उसकी ज़िंदगी संवरने वाली है, वो पूरे लाइफ टाइम के पार्टनर बनने वाली बिल्कुल है। तो आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है, आपने भी तो कुछ सेविंग किया होगा ना उसके बिल्कुल लिए, बिल्कुल। कि बेटिया के पैसे से ही सारा ख्वाहिशें पूरी करने वाले हो। जी तो इसके लिए तो मैं हमेशा मैं खिलाफ हूँ, और जी हमेशा और बोलूँगी कि कृपया करके जितने भी लड़के वाले हैं, वो दहेज से थोड़ा सा, मतलब दहेज ना लें। जी क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक पिता को सब कुछ करना, बेटी का कपड़ा भी करना होता है, बारातियों का देखभाल भी करना होता है, ऊपर से आपको दहेज भी देना होता है, सब कुछ उसको करना पड़ता है। आखिर वो भी इंसान है, वो भी कहाँ से इतना पैसा लाएगा? जी सही है। तो मैं हमेशा बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग दहेज ना मांगे, आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, कमाइए, आपका बेटा की शादी हो रहा है, अपने तरफ से धूमधाम बिल्कुल कीजिए, चीज़ों को बिल्कुल। कीजिए। आपकी बेटी आ रही है आपके घर में, तो लोग बोलते हैं कि नहीं दहेज लेके फिर वो तुम्हारे घर में ही तो आ रहा है गहना, वो कहीं और तो नहीं जा रहा है। तो जब ऐसा करना है तो हम ही बनवा के दे देते भाई, बेटियाँ वाला ही दे देते फिर, जी गहना वाना सब कुछ, तुम जी आओ ऐसे खाली हाथ। जी तो इसके खिलाफ सही हो है। प्लीज़, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, जी और बहुत मुश्किल होता है, दहेज ना मांगे, जी। बस मेरा यही है। मैम, आपने जो है कुछ प्रोग्राम में होस्टिंग भी की है ना? उसके अलावा जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि होस्टिंग में और फिल्मों के किरदार में दोनों में अंतर कैसे हो पाता है और कौन सा मुश्किल ज़्यादा होता है? देखिए, ये बिग गंगा चैनल के लिए मैं रोज हुई भोज एक शो आता है, जी जो किचन से रिलेटेड खाने ओके का डिश का होता है। जी तो उसमें हमारे एंकर मेल थे, और मैं वहाँ भी एक सिवान वाली भौजी के करेक्टर से अच्छा मेरी एंट्री हुई थी। जी तो एक जो प्रोफेशनल एंकर है उसमें, और एक जो एक कॉमेडी के तौर पे एंट्री होती है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे सेट पे सब कुछ देखना, और शूटिंग में, जैसे फिल्मों के शूटिंग में एक रियलिटी शो को होस्ट करना, दोनों में बहुत अंतर है। जी दोनों, चाहे आप चले जाइए, एक्टिंग जितने भी चीज़ें हैं, फिल्म के एक्टिंग अलग तरीके से होते हैं, सीरियल में आपके एक्टिंग अलग होगा, जी थिएटर अलग होगा, ये सारी चीज़ें हैं, वेब सीरीज़ का अलग है। हम ऑडिशन बना के वेब सीरीज वाले स्टाइल में देंगे, सीरियल में कभी कास्टिंग नहीं होगा। तो ये सबका अलग अलग शेड है, और आप जो कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो वो शेड में ढलना बहुत ज़रूरी है। जी जी तो दोनों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मुझे अच्छा लगा काम करके, अब मैं हर वर्ग का काम करना चाहती हूँ, हर भाषा में करना चाहती हूँ, रियलिटी शो हो, फिल्म हो, सीरियल हो, सब में। और अभी तक ऐसे ही हो रहा है। जी जी एंकरिंग है तो वो भी कर लेती हूँ, सीरियल है वो भी कर लेती हूँ। अभी भी मैं जी टीवी के सीरियल की अपना भी टाइम आएगा, उसमें भी भौजाई करेक्टर था, ज़बरदस्त, लोगों ने बहुत सराहा, काम भी हुआ। जी फिर कोरोना के वजह से वो गांव वाला ट्रैक नहीं शुरू हुआ। फिर होगा तो बुलाएंगे, नहीं होगा तो मैं ऑडिशन देती रहूँगी। जी मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, पीछे नहीं हटने वाली हूँ। अब मैम, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि आप फिट हैं, काफ़ी फिट हैं, तो फिटनेस के लिए क्या कुछ करती हैं आप? देखिए, फिटनेस का एक ही राज है, सबसे ज़्यादा खाती खूब हूँ मैं, जी खाने में कोई अच्छा, परहेज खाने के बाद भी इतनी फिट हैं? खाने, लेकिन मैं मोटी बहुत जल्दी होती हूँ, अच्छा लेकिन ये है कि मैं नाचती बहुत ज़्यादा हूँ।
अच्छा। डांस तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, जी। डांस तो बहुत प्रोफेशनल होता है, वही पसीना बीट खूब से। बहाती हैं। लेकिन हाँ, जी। बचपन से नाचने का शौक था, बस बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ अपने तरीके से, अपने जी। देहाती स्टाइल में। जी। बॉलीवुड स्टाइल एक दो कुछ सीखा हुआ है, ऐसे ही धीरे धीरे सीख रहे हैं। जी। तो वो मेन चीज़ है कि सुबह का टाइम एक डेढ़ घंटा अलग अलग, कभी बॉलीवुड सॉन्ग हो गए, माधुरी के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, माधुरी गाने चला के जी। खूब सीखती रहती हूँ डांस। डांस कर करके ही थोड़ा फिट रहती हूँ, कोशिश जी। कर रही हूँ कि 40-45 साल तक ले तनी और ही फिट रही। जी। आगे तो बुढ़ापा आ ही जाए। तो मैम बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आने वाली फिल्मों के लिए, और आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद। और फिर हम लोगों की मुलाकात होगी, हम लोग मिलेंगे और ऐसे ढेर सारी बातें करेंगे आपसे। तब तक के लिए आप बने रहिए गाँव गाथा के साथ।